like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज़ इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। कहा जाता है कि किसी भी इदारे को कायम करने से ज़्यादा कायम रखना कमाल होता है, और तारीख़ शाहिद है कि उमूमी तौर पर जोश व जज्बे के साथ बड़े बड़े दावे बुलंद करते हुए कई इदारे जन्म लेते हैं, और फिर बीते वक्त के साथ वो इदारे आपसी रंजिशों की वजह से या फिर कहीं ना कहीं घपलों की वजह से वो इदारे दम तोड़ देते हैं। शहर बेंगलोर का वो मोतबर इदारा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होने की वजह से कोऑपरेटिव बैंक का दर्जा हासिल कर चुका था, अमानत कोऑपरेटिव बैंक। शहर बेंगलोर की अगर कोई तारीख लिखे और अमानत कोऑपरेटिव बैंक को फरामोश कर दे तो शायद बेंगलोर की तारीख अधूरी रह जाएगी। बैंक मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रती रही, कई घपले भी मंजर पर आए थे और फिर दम तोड़ने वाली बातें भी सामने आई थी। इन दिनों पायेदारी के दर्जे तक पहुंच चुकी है और मुस्तकिल मैनेजमेंट उसे पूरी अनथक कोशिशों के साथ बामे उरूज तक पहुंचाने की कोशिशों में मसरूफ़ है। इन दिनों एक बात बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है कि अमानत बैंक उतनी मजबूत या पायेदार नहीं जिस कदर उसे बताया जा रहा है। शहर के एक मारूफ शख्सियत के मुख्तलिफ इल्ज़ामात मंजर पर आ जाने के बाद आज बैंक के सदर मोहतरम एस.ए. कबीर साहब ने उन बातों की वजाहत की है। क्या बातें थी और किन इल्ज़ामात का जवाब दिया गया, चलिए जानते हैं मोहतरम एस.ए. कबीर से। ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब हाल में ही एक इंटरव्यू दिए हैं, जिस इंटरव्यू में वो अमानत बैंक के बारे में कुछ कमेंट्स किए हैं। बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ द बैंक, ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उनके पॉइंट्स का जवाब दूं। इसके लिए मैं आप लोगों से आज मुखातिब हूं। हालांकि मैं जनरली मीडिया में नहीं आता, शायद ये मैं तीसरी मर्तबा है जो मैं मीडिया से बात कर रहा हूँ 4.5 साल की पीरियड में एज प्रेसिडेंट ऑफ अमानत कोऑपरेटिव बैंक। इस बार मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब का कि उनके पॉइंट्स राइज करने की वजह से मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, कि इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका बना के दिया मैं आप लोगों से बात करूं। वो जो पॉइंट्स राइज किए हैं, मैं उन पॉइंट्स को एक एक करके आप लोगों के सामने उनके पॉइंट्स रखूंगा, फिर मैं बैंक की तरफ से उसका जवाब दूंगा। सबसे पहले यह है कि वो बताए हैं कि वो 100 करोड़ रुपए बैंक में डालने के लिए तैयार हैं, और वो ये भी बताए हैं कि हम लोग उसके लिए तैयार नहीं है क्योंकि उनका नाम हो जाएगा। ये वेरी स्पेसिफिकली वो बताए हैं कि उनका नाम हो जाएगा। मैं शरीफ साहब से ये बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ आप 100 करोड़ रुपए हमें दें, हम लेने के लिए तैयार हैं इन प्रिंसिपल। अब ये कोई रियल एस्टेट बिजनेस नहीं है कि हाँ भाई मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए, ये प्रॉपर्टी मैं 10 करोड़ में ले लूँगा या मैं वेजिटेबल मार्केट में नहीं है कि मुझे 200 रुपये में यही 1 किलो आम दे दें आप। वी आर ए बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, वी आर कंट्रोल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वी आर कंट्रोल्ड बाय रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जो भी आप की स्कीम है, जो भी आपका प्रपोजल है, प्लीज़ गिव इट टू अस इन राइटिंग। मैं आप लोगों से ये बता दूं कि वो आज तक कोई हमको प्रपोजल नहीं दिए हैं, आज तक हमें कुछ नहीं बताया है कि दे वांट टू इन्वेस्ट 100 करोड़ रुपीज़। ही हैज़ ओनली गॉन इन मीडिया बट बाय टेलिंग, मीडिया में वो जाके बता रहे हैं कि वो 100 करोड़ रुपए देंगे। अगर उनको 100 करोड़ रुपए देना था तो वो हमसे आके बात करते, हम लोगों को प्रपोजल देते।
वो प्रपोजल नहीं दिए हैं। एज ए प्रेसिडेंट आई एम वेरी मच टेलिंग यू नाउ। अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज़ अपना प्रपोजल दें। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि विद इन 1 वीक, 1 वीक के अंदर मैं आपका प्रपोजल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भेजूंगा। क्योंकि आप प्रपोजल दे रहे हैं, हो सकता है कि दूसरे आदमियों को भी शौक़ आ जाए प्रपोजल देने का। वो बोलेंगे कि हम 150 करोड़ देंगे, क्योंकि वो बैंक का कंट्रोल चाह रहे हैं। बाई गिविंग 100 करोड़ ही वांट्स बैंक्स कंट्रोल। तो इसके लिए दूसरे लोग भी पूछेंगे। इसके लिए टू कीप द उसका सीरियसनेस रखने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप जो भी प्रपोजल दे रहे हैं उसका 10% गारंटी अमाउंट डिपॉजिट करें बैंक में, या उसकी बैंक गारंटी दें। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करती है तो यस, बाकी का पैसा आके आप कार्रवाई करें। अगर एक्सेप्ट नहीं करती है तो यह 10 करोड़ रुपए जो आप 10% डिपॉजिट करेंगे वो हम आपको वापस दे देंगे। सो ये मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, आप 10 मई के अंदर आप अपना प्रपोजल दे दें। अगर आप नहीं दे रहे हैं अपना प्रपोजल, देन आप चीप पॉपुलैरिटी के लिए जाके बाहर खड़ के आप इंटरव्यूज दे रहे हैं मीडिया में। मैं बोल रहा हूं एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द बैंक, आई एम प्रिपेयर टू टेक इट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम आपका प्रपोजल भेजने के लिए तैयार हैं। अब रहा दूसरी बात, वो ये बताए हैं कि बैंक ऑक्सीजन में है। क्योंकि वो मेडिकल कॉलेज के मालिक हैं तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी बहुत यूज़ करते हैं। तो मेडिकल वो बोल रहे थे कि ऑक्सीजन में है, या ऑक्सीजन बोलिए या वेंटिलेटर बोलिए। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, अमानत कोऑपरेटिव बैंक अल्हम्दुलिल्लाह ऑक्सीजन पे या वेंटिलेटर पे नहीं है। वो नॉर्मल चल रही है, करोड़ों के रुपए डिपॉजिट हो रहे हैं, करोड़ों के रुपए विथड्रा हो रहे हैं एंड नॉर्मल बैंक चली जा रही चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर बैंक को आईसीयू में बोलिए या वेंटिलेटर में बोलिए, उसमें डालने के लिए कौन जिम्मेदार हैं? ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब, आप भी एक शख्स हो जो उसके जिम्मेदार हो। बेसिकली ये जो बैंक आरबीआई सेक्शन 35 अप्लाई करके बंद हो गई थी, या मतलब वेंटिलेटर पे चली गई थी, वो 2 रीज़न्स की वजह से गई थी। एक रीज़न ये था कि बैंक में फ्रॉड हुआ था। जब फ्रॉड हुआ था तो उस वक्त पे ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब बैंक के डायरेक्टर थे। और वो मैनेजमेंट की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके नाक के नीचे ये फ्रॉड हुआ है, जो वन ऑफ द मेन रीज़न है बैंक को क्लोज करने का। और दूसरा रीज़न है कि उनके प्रेसिडेंसी पीरियड का, मतलब वो प्रेसिडेंट थे अमानत कोऑपरेटिव बैंक के 1 अगस्त 2003 से लेकर 3.5 साल तक तकरीबन वो प्रेसिडेंट थे अमानत कोऑपरेटिव बैंक के। जब वो प्रेसिडेंट थे तो वो बहुत कारनामे किए हैं। उन कारनामों की वजह से कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट उनको और उनकी पूरी टीम को बैंक से हटा दी बाय सुपरसीडिंग द बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो 3.25 साल के बाद वो ही लास्ट, जनरली 5 साल की होती है हमारी प्रेसिडेंटशिप और डायरेक्टरशिप, और वो 3.5 साल के अंदर उनको हटा दिया स्टेट गवर्नमेंट ने। और फिर फौरन ही उनके ऊपर इंक्वायरी बिठाए। उनके ज़ियाउल्लाह शरीफ की साहब के पीरियड में फ़ौरन ही स्टेट गवर्नमेंट इंक्वायरी बिठाई, जिसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ उसकी इंक्वायरी की। इंक्वायरी करके ये नतीजे पर पहुँचे कि ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ए लॉस ऑफ 54 करोड़ रुपीज़ टू द बैंक। These are all public documents, मैं कोई अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। 54 करोड़ रुपीज़, यस, ज़ियाउल्लाह शरीफ। एंड
उनके जैसा मैं शेर व शायरी करते हुए बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ना शेर व शायरी करता हूँ ना उतनी समझता हूँ, बट मैं जो भी बोलता हूँ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बोलता हूँ। और ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब फिर वो इंक्वायरी कमेटी के बाद रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, वो फॉर्मेलिटी होती है, जॉइंट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, दे पास्ड एन ऑर्डर, बेसिकली 2 ऑर्डर पास किए, एक 628, एक 629। वो 2 ऑर्डर से उनको बताया कि ज़ियाउल्लाह शरीफ इज़ रिस्पॉन्सिबल टू पे 44 करोड़ रुपीस, मगर ज़ियाउल्लाह शरीफ पैसे नहीं दिए बैंक को उस वक्त पे। इसके लिए हम बैंक से उनके प्रॉपर्टीज़ को अटैच करना पड़ा। आज वो घर में जो रहते हैं गोल्डन एनक्लेव में, वो घर और उनकी ऑफिस की बिल्डिंग है, वो पूरी ऑफिस की बिल्डिंग सेंट मार्क्स रोड पे, ये दोनों भी अमानत बैंक को अटैच किए हुए ही इवन टुडे, क्योंकि वो फिर भी पैसा नहीं दिया और अपनी प्रॉपर्टी लेके जाने के लिए वो प्रॉपर्टी हम ऑक्शन में लेके आए। जब हम ऑक्शन में लेके आए प्रॉपर्टी को, वो इमीडिएटली हाई कोर्ट को गए, रिट पिटिशन डाल के, रिट पिटिशन नंबर 40027, रिट पिटिशन डाल के स्टे ऑर्डर के लिए, और उनको स्टे ऑर्डर मिला ऑन द कंडीशन दैट वो 50 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट करना चाहिए। वो आके डिपॉजिट किए 50 लाख रुपए बैंक में, और तब जाके उनको स्टे ऑर्डर मिला। और वो स्टे ऑर्डर में ये कंडीशन दिए हैं कि वो अपील में गए हैं वो ऑर्डर के ऊपर, जब तक वो अपील फिनिश नहीं हो जाती तब तक ये ऑर्डर रहेगा। जब उसका डिसीजन आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये स्टे ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। जब वो अपील डिसाइड हो जाएगी, बड़े बड़े लॉयरों से वो अपील में लड़ रहे हैं इंस्टेड ऑफ कमिंग एंड सेटलिंग विथ अमानत बैंक, जब वो हो जाएगी देन दे विल कम एंड सेटल द मैटर। आज ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब 100 करोड़ की बात कर रहे हैं। जब बैंक बंद हुई थी उस वक्त पे सिर्फ 50 करोड़ रुपए की ज़रूरत थी बैंक को रीओपन करने के लिए। वो बैंक को रीओपन करने के लिए 50 लाख रुपए नहीं लेके आए, 50 करोड़ नहीं लेके आए। और वो चीज़ बढ़ते बढ़ते जब हम लोग, हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आए बैंक के मैनेजमेंट करने के लिए, तब तक वो लॉसेस होते होते 100 करोड़ रुपए हो गए थे। और हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए कि हम 100 करोड़ रुपए इंशाअल्लाह लेके आएंगे और बैंक को रीओपन करेंगे, और हमने किया। उसमें ज़ियाउल्लाह शरीफ के फैमिली मेंबर्स का भी कुछ कंट्रीब्यूशन है। वो सब ला के 100 करोड़ रुपए का हम अरेंजमेंट किए, और करने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब हमारा पॉजिटिव नेटवर्क हो गया तो दे गेव अस द परमिशन टू ओपन द बैंक ऑन 3 जनवरी 2020। और उस वक्त से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह बैंक चल रही है। कोविड होने की वजह से कुछ इशू आ गए थे बैंक में, हर बिज़नेस में स्लो डाउन है, ख़ासकर हमारा बिज़नेस जो है गरीबों के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से उनके प्रॉब्लम्स थे, तो हमारे भी उतना इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ जितना हम चाहते थे। अब माशाल्लाह इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुआ है। जैसा मैं बताया, करोड़ों के रुपए आ रहे हैं और करोड़ों के रुपए जा रहे हैं। सिर्फ हमारा आरबीडी कलेक्शन माहाना 1.25 करोड़ रुपए का आज का दिन हो रहा है। 1.25 करोड़ रुपए सिर्फ पिग्मी कलेक्शन हो रहा है हमारा। तो इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है बैंक आगे ही आगे जाएगी। मगर जब बैंक खुली तो हम लोगों को ये सेटिस्फैक्शन है कि हज़ारों के लोग आके अपना पैसा ले गए, जो 8-8, 10-10, 15-15 साल स्टक हो गया था पैसा। और जब वो पैसा स्टक हो गया था उनका, जब वो आके हमारे पास से पैसा लिए तो वो एक तो दुआएं दे रहे थे हमारे लिए, और दूसरा उनके किस्से बता रहे थे। थोड़े ऐसे वाक़ये गुजरे हैं, वो बोल रहे थे कि उनके बेटियों की शादी नहीं हुई है। सॉरी।
उनकी बेटियों की शादी के लिए पैसा रखा हुआ था। मगर अब 8 साल गुजर गए, आठ साल 10 साल गुजर गए, अब उनकी बेटियों की शादी नहीं हो रही है, क्योंकि जब उनकी शादी का वक्त था उस वक्त उनको पैसा नहीं मिला। अब वो घर में बैठी हैं। उनकी शादियां नहीं हो रही हैं अभी। कई लोग अपने उम्रा और हज के लिए पैसा जमा किए थे, आज उनके बच्चे आके बोल रहे हैं अभी मेरे माँ बाप जिंदा नहीं है। अगर जियाउल्लाह शरीफ साहब उस वक्त 50 करोड़ रुपए देते तो इन लोगों को यह तकलीफों से गुजरना नहीं था। हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनतों के बाद हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज बहुत मेहनत किए, तब जाके पैसा इकट्ठा हुआ, बैंक ओपन हुई। बैंकिंग हिस्ट्री में एक चीज़ बताता हूं मैं आपको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत बैंकों पे अपना 35 ईयर रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं और बैंक्स बंद करा दिए हैं। बैंक्स का ऑपरेशन बंद करा दिया था, जैसा होता ही रहता है। अभी राघवेंद्रा बैंक भी थोड़े दिन पहले शेड्यूल्ड बैंक कैटेगरी में 1947 से लेके आज तक बहुत सारे शेड्यूल्ड बैंक 35 ईयर में रिस्ट्रिक्शन में स्टॉप कर दिए गए हैं बैंकिंग ऑपरेशन से। वो सब बैंक या तो लिक्विडेट हो गए या कोई दूसरे बैंकों से मर्ज हो गए। ये पहली बैंक है, अमानत कोऑपरेटिव बैंक इन द बैंकिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया सिंस 1947 जो अपने आप ऊपर आई है। देयर इज नो अदर बैंक इन द हिस्ट्री ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री। Instead of telling thanks to the efforts of the staff of the bank and the people who have worked for the bank, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इल्ज़ाम बोलो या सरकास्टिक रिमार्क्स बोलो, कुछ भी बोलो, वो कर रहे हैं ये बैंक और बैंक के मैनेजमेंट के ऊपर। जियाउल्लाह शरीफ साहब कंट्रोल चाह रहे हैं बैंक का। मेरे हिसाब से ये 2 चीज़ों के लिए अपना कंट्रोल चाह रहे हैं बैंक को। ये नंबर 1, वो चाहते हैं उनके केसेस ख़त्म हो जाएं। अगर वो कंट्रोल में आ गए तो ऑब्वियसली उनके केसेस ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी बात ये है, वो मैं एक एग्जांपल के साथ कहूँगा, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। अल-अमीन मेडिकल कॉलेज बीजापुर आप लोग जानते हैं, और कनिंगहाम रोड पे अल-अमीन हॉस्पिटल है, जो दोनों इंस्टीट्यूशंस एक ही ट्रस्ट में हैं। जब किसी को कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुरू करना पड़ता है तो वो सिर्फ ट्रस्ट या सोसाइटी में कर सकते हैं, मगर पार्टनरशिप या प्रॉफिट अर्निंग कंपनी में एजुकेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत सारे ट्रस्ट हैं जिनके स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, सबको पता है। वो उनका पैसा डाल के बनाए हैं, कोई उनको क्वेश्चन नहीं करता। उनकी अपनी कैपिटल है, अपना पैसा डाल के वो स्कूल्स बनाए हैं। मगर दूसरा है जो पब्लिक से पैसा राइज करके ट्रस्ट बनाते हैं, जैसा गौड़ा कम्युनिटी में किम्स मेडिकल कॉलेज है। इसी तरीके से बीजापुर मेडिकल कॉलेज का ट्रस्ट मरहूम डॉक्टर मुमताज़ साहब शुरू किए थे पब्लिक फंड से। घर घर जाके वो पैसा वसूल कर रहे थे कॉलेजेस के लिए, और बैंक से लोन लिया था
और उनके रसूख अच्छे थे तो सऊदी अरब से 10 करोड़ रुपए का वहाँ से ग्रांट लेके आए थे। वो जो ग्रांट लेके आए थे उसका कंडीशन था कि मेडिकल कॉलेज हर साल 5 सीट गरीब बच्चों को जो डिज़र्विंग है उनको देना चाहिए। दिस वॉज द कंडीशन ऑफ द ग्रांट। सो वो ग्रांट के साथ, लोन अमाउंट के साथ, पब्लिक मनी के साथ एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर मेडिकल कॉलेज स्टार्ट किया था और डॉक्टर साहब चला रहे थे मेडिकल ट्रस्ट को। थोड़े दिनों के बाद उनको कुछ फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज आ गए जिससे वो लोन रिपेमेंट नहीं कर सके, EMI दे नहीं सके। सो लोन NPA होने जा रहा था या हो गया था। तो उस वक्त उनकी नज़र पड़ी हमारे मालदार ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब पर। तो ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब को वो बोले कि आप कोई दूसरे बैंक से लोन अरेंज कर दो ये लोन देने के लिए, ताकि वो नया लोन रफ्ता रफ्ता फिर जाएगा मेडिकल कॉलेज की अर्निंग से। तो मेडिकल ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब अरेंजमेंट किए ऑन द कंडीशन दैट ही शुड गेट कंट्रोल ऑफ द मेडिकल कॉलेज। वो कंट्रोल लिए, अपने फैमिली मेंबर्स को उसके ट्रस्टीज बना दिए, अपने नॉमिनीज को अपना ट्रस्टीज बना लिए। अब वो मेडिकल कॉलेज चल रही है 20-22 साल से, ना कोई पब्लिक में हिसाब व किताब है उसका, कुछ भी नहीं है। 200 एकड़ ज़मीन है बीजापुर में और यहाँ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यूएशन तकरीबन 1000 करोड़ रुपए की है। ये कौम की मिल्कियत है। मैं ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब से बोलना चाहूँगा, आप फ़ौरन ही ये कौम की मिल्कियत कौम के सुपुर्द कर दें। आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके नॉमिनीज़ को ये कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। आप बेंगलुरु में बहुत सारे एजुकेटेड लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं और कैपेबल हैं। उन लोगों को लेके ट्रस्ट बना के, नॉट आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके नॉमिनीज़ को, उन लोगों को लेके एक पब्लिक में वाइट पेपर डाल के क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो हिसाब से आप वो ट्रस्ट बनाएं। ये ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब आपकी मिल्कियत नहीं है, ये कौम की मिल्कियत है। प्लीज़ इसको कौम को वापस कर दें आप। और वो ये भी बता रहे थे कि लोन जो है ऑटो रिक्शा वालों को सब देने का वक्त नहीं है अभी। मैं आपसे बोलना चाहता हूं ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब, यही वक्त है ऑटो वालों को देने का लोन। वो मजबूरी में हैं अब। बिल्डर्स को और मालदार लोगों को देने का टाइम नहीं है अभी। जो लोग तकलीफ में हैं उनको देने का है। आप उनको नहीं दे रहे हैं, मुझे अफसोस है इस बात का। वो बात कर रहे हैं आप, मुझे अफसोस है। आप आंख खोलिए, देखिए किन को लोन देना है। फाइनली कंक्लूजन में करते हुए मैं सिर्फ 4 रिक्वेस्ट करता हूं हमारे ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब से। नंबर 1, आप फ़ौरन ही आपका प्रपोज़ल भेजें, जो मैं बोल रहा हूँ 10 मई के पहले भेजें। नंबर 2, आप जो पैसा देना है अमानत बैंक को, वो पैसा दे के आप सेटल करके आपकी प्रॉपर्टी छुड़ा लेकर जाएं। नंबर 3, प्लीज़ ask your family members to resign from the trust. That's not your trust. हम बीजापुर अल-अमीन मेडिकल कॉलेज ट्रस्ट, वो ट्रस्ट आपकी फैमिली का नहीं है। हम सबको एक ना एक दिन जाना है ऊपर। किस किस को क्या क्या जवाब देंगे, अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे हम लोग। और मेरी चौथी बात है, ये जो 5 सीट मैंडेट हुआ है सऊदी अरब के ग्रांट अमाउंट से कि 5 बच्चों को फ्री मेडिकल सीट देना चाहिए, प्लीज़ उनको, मेरा इन्फॉर्मेशन है कि वो नहीं दिया जा रहा है। प्लीज़ उनको 5 मेडिकल कॉलेज के फ्री सीट्स दें एलिजिबल कैंडिडेट्स को। अब वो भी नहीं, मैं नहीं चाहता कि अभी वो बेचें वो सीट्स को। मेरी रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ कर लें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।